नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम एसआर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों हम देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 6 विज्ञान विषय के। हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं। देखिए मित्रों, ये आपके चैप्टर हैं। ये देखिए, इसमें आपके 7 यूनिट दे रखे हैं, कुल 17 अध्याय हैं। उनमें से हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली, दूसरी यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई। आओ पदार्थों को जाने, 5वां लेसन कंप्लीट हो गया था। जिन्होंने पढ़ा है उसको उनको पता है। आज हमारी रहेगी मित्रों सजीवों का संसार, तीसरी यूनिट। इसमें आपके 4 लेसन दे रखे हैं, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। सजीव एवं निर्जीव, कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधों के प्रकार एवं भाग, तो ये पढ़ने वाले हैं मित्रों। ज़्यादा बड़े लेसन नहीं हैं, छोटे छोटे लेसन हैं, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ें इनको। और अभी तक है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, तीसरी यूनिट सजीवों का संसार, उसमें आपका लेसन सजीव एवं निर्जीव। तो देखते हैं मित्रों, छठा अध्याय आपका विज्ञान विषय का, छठी कक्षा का, सजीव एवं निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अध्ययन बिंदु रहेंगे सजीव एवं निर्जीव, इनका परिचय देखने वाले हैं। सजीव एवं निर्जीव में अंतर, सजीवों के लक्षण। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। पहला अध्ययन बिंदु है आपका सजीव एवं निर्जीव का परिचय। अपने आसपास के परिवेश के बारे में सोचिए और बताइए कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इन वस्तुओं एवं जीव जंतुओं की एक सूची तैयार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित सारणी के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। ये सारणी दे रखी है, वस्तुओं एवं जीव जंतुओं का नाम दे रखा है एक साइड में, और एक साइड में स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेना या समय के साथ बढ़ना। तो देखिए पहला दे रखा है बस्ता। ये स्वयं चलकर गति नहीं करता है, ना ही भोजन करता है, ना ही श्वास लेता है, और समय के साथ में इसका आकार भी नहीं बढ़ता है। तो नीचे क्या दे रखा है देखते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं जीव जंतुओं जैसे मानव, गाय, बकरी, तोता, मछली आदि स्वयं चलकर गति करते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं तथा वृद्धि करते हैं। वह पेड़ पौधों की भी वृद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जबकि अन्य वस्तुओं में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। अतः वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, वे तो आपके क्या होते हैं, सजीव होते हैं। वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, सजीव होते हैं। और उदाहरण दे रखे हैं इनके गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों, बाकी तो ऐसे ही दे रखा है ऊपर। वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो सजीव की यह परिभाषा है, और इसके उदाहरण गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे आदि। तथा जिनमें उपयुक्त क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, ये सारी क्रियाएं, श्वसन हो, चाहे गति हो, वृद्धि हो, या जनन या पोषण, ये क्रियाएं जिनमें भी नहीं पाई जाती हैं, ना ही तो श्वसन करते हैं, ना ही गति करते हैं, ना ही वृद्धि, ना ही जनन और पोषण, तो वे आपके क्या कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी आदि। तो ये दे रखा है, कुछ सजीवों के चित्र दे रखे हैं, गाय है, शेर आपका, पौधा, ऊँट और बरगद का पेड़। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस पढ़ना है एक बार, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा जनाब। अब ये सजीव की परिभाषा फिर से दे रखी है, नीचे देखो। जो भी वृद्धि करते हैं, गति, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, लक्षण जो भी दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं, सजीव। तो ये ऊपर वाली परिभाषा यहाँ पर इस कॉलम में दी गई है। इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों एवं वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो आपके हो जाएंगे सजीव, सजीवों में आएंगे आपके समस्त पादप, जितने भी पादप हैं, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। निर्जीव, निर्जीव होते हैं आपके समस्त पादप, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं। निर्जीव में न तो पादपों को शामिल करेंगे, न जंतुओं को, और न ही सूक्ष्म जीवों को। इनके अतिरिक्त जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं वो आपके किस में आ जाएंगी, निर्जीव में। देखो नीचे क्या दे रखा है, अंतर देखिए दोस्तों इसमें।
सजीव एवं निर्जीव में अंतर, सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। तो ये कुछ लक्षण दे रखे हैं। जीवन काल कितना होता है, भोजन करते हैं या नहीं करते, श्वसन, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन, और एक तरफ सजीव और निर्जीव। तो जीवन काल देखिए, इनका निश्चित जीवन काल होता है और निर्जीव का कोई जीवन काल निश्चित नहीं होता है। तो ये जो भी लक्षण है ये नीचे आपके चैप्टर में दे रखे हैं, इनको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसकी सारणी की आप पूर्ति कर लेंगे। तो देखिए सजीवों के लक्षण, उपरोक्त सारणी 6.2 के विवेचन से हम यह कह सकते हैं कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये लक्षण मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। तो ये लक्षण दे रखे हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि भी करते हैं, श्वसन करते हैं, स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, सजीवों का जीवन काल भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये सजीवों के लक्षण हैं, सारे एक इस चक्कर के द्वारा समझाए गए हैं। भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, ये जितने पॉइंट दे रखे हैं इसको इस डायग्राम के द्वारा बताया गया है। अब देखिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं इन पॉइंटों पर, जो भी इनके लक्षण हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पादप भोजन कैसे करते हैं, जंतु क्या खाते हैं। आप जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। तो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, जितने भी सजीव हैं मित्रों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो। पेड़ पौधे आपको पता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल रंजक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, बदले में आपको ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कौन कर लेते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में देखने को मिलती है। और जीव जंतु जो भी होते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त ऑक्सीजन को, साथ में उसके फल हैं या भोज्य सामग्री है, उसको ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तो जीव जंतु तो किस पर निर्भर करते हैं, रहते हैं, पेड़ पौधों पर, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए आगे आगे दे रखा सजीव वृद्धि भी करते हैं। जितने भी सजीव हैं वो वृद्धि करते हैं। आपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी सजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। यह सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में यह वृद्धि रुक जाती है, जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में यह वृद्धि होती रहती है। तो देखिए शुरुआत में छोटा सा पौधा है, उसके बाद में धीरे धीरे इसके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसी प्रकार से जंतुओं में देख सकते हैं, ये खरगोश है और धीरे धीरे इसके आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो वृद्धि भी करते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट दे रखा है, सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं। सजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं तथा श्वसन के पश्चात कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कई बार। सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस तो ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा है, ये याद रखनी है आपको, शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन, ग्लूकोज का विघटन यानी ग्लूकोज का टुकड़ों में टूटना, और उस ग्लूकोज के टूटने से जैविक ऊर्जा उत्पन्न होती है या निर्मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। क्या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। सभी सजीवों जंतुओं एवं पादप के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन काल असंभव है। तो पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं और आपके जीव जंतु भी श्वसन की क्रिया करते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस को तो ग्रहण किया जाता है मित्रों, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका चौथा पॉइंट, सजीव स्वयं गति करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं। आपने मनुष्य, पशुओं को चलते, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते एवं सांप को रेंगते हुए देखा होगा। क्या पेड़ पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं। क्या पेड़ पौधों में भी गति होती है। पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण हैं तो देखते हैं। देखिए आपके मनुष्य, पशु ये सारे चलते हैं। मछलियों को जल में तैरते हुए आपने देखा होगा। पक्षी आपके उड़ते हैं और सांप कैसे चलता है, रेंगते हुए। आगे देखिए इसमें, आओ जानकारी करें। जंतु स्वयं गति कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं,
किंतु पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधे में गति का एक उदाहरण है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप कि सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना किसका उदाहरण है? तो पौधों में गति का एक उदाहरण है। जंतु तो देखो, कोई भी जंतु हो या मनुष्य हो, ये चल करके गति करते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में यह गति है, ये क्या है, भारी लक्षण के तौर पर दिखाई देती है। जैसे अभी ये कोई पेड़ पौधा है, इसको आप 5 दिन बाद में देखेंगे तो इसकी पत्तियों का आकार बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा, या इसके पूरे आकार को देखेंगे तो उसके आकार में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये लक्षण इस प्रकार से ये गति करते हैं, ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती हैं, इनमें गति करने जैसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकती हैं। इनमें गति बाहरी कारकों द्वारा होती है, इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते हैं। तो बस, साइकिल, कार आदि भी गति करती हैं, तो आप कह सकते हैं गति में तो ये भी शामिल हैं। तो क्या ये सजीव हैं? नहीं दोस्तों, ये सजीव नहीं है। गति तो हालांकि ये करती हैं, लेकिन इनमें श्वसन देखने को नहीं मिलता है। श्वसन, प्रजनन की क्रिया भी इनमें नहीं होती है, वृद्धि भी इनमें नहीं होती है। तो ये सारी क्रियाएं जिनमें देखने को मिलती हैं, उत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होती है। तो ये सारी क्रियाएं जिसमें भी देखने को मिलती हैं उसको हम सजीव बोलते हैं, ना कि गति करते हुए को। वायुयान भी आपके गति करते हैं, तो क्या उसको सजीव बोलेंगे? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कांटा या सुई चुभने पर आप पैर पीछे क्यों खींच लेते हैं? क्या आपको कोई बोलता है उस समय कि आपके कोई कील या कांटा चुभ गया तो आप वहाँ से पैर हटा लीजिए? कोई नहीं बोलता दोस्तों। फिर भी आप अपना कील चुभते ही उस पैर को उठा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये इसलिए होता है, जैसे कील आपके शरीर को चुभी, चुभने पर क्या हुआ? दर्द महसूस हुआ। चुभने पर आपको दर्द महसूस हुआ, और वह दर्द यहाँ पर उद्दीपन का काम करेगा। जैसे ही आपको उद्दीपन दर्द के रूप में मिला, आपके तंत्रिका जो आवेग हैं, तंत्रिकाएं हैं, अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं, उनमें आवेगों का संचरण लगातार होता है। ये आवेग आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क आपको सूचना वापस भेजता है इन आवेगों के प्रति। और जिस पैर पर दर्द हुआ है उस अंग को ये मस्तिष्क क्या भेजता है? सूचना भेजता है, और उस सूचना के कारण आपका पैर वहाँ से हट जाता है। ये क्रियाएं तत्काल होती हैं मित्रों, ये क्रियाएं तत्काल होती हैं। जैसे ही कील चुभी, वहाँ से आपका पैर हट गया, तो सेकंड के लाख में, अरबों भाग में इतनी स्पीड से क्रियाएं होती हैं। तो उद्दीपन क्या हो गया? दर्द हो गया। इसी प्रकार से जैसे किसी गर्म वस्तु को आपने छूते ही वहाँ से आपका हाथ हट जाता है, तो गर्म, यहाँ पर गर्म है, ये आपका उद्दीपन का कार्य करेगा। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और आपके घर के पास से कोई रास्ता जाता है, वहाँ पर से कोई ट्रक गुजर रहा है, और उस ट्रक का अचानक से कोई टायर फट गया, ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ निकली। तो जो आवाज़ निकली है, तेज़ आवाज़, वह यहाँ पर उद्दीपन का कार्य करेगी, जिसके कारण अचानक आपके जो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कनें आपकी बढ़ जाएंगी, मुख आपका खुला हुआ रह जाएगा। अचानक से जैसे आवाज़ आती है तो आप सोचते हैं, अरे ये क्या हो गया? तो अचानक से आपका मुख खुला रह जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं होने से, तो ये मित्रों क्रियाएं तत्काल होती हैं, और इनके प्रति हमारा शरीर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। इस प्रकार की क्रियाएं या अनुक्रियाएं या आपको सिखाई नहीं जाती हैं, बल्कि ऑटोमेटिक आपके शरीर में इस प्रकार के रिएक्शन होते हैं। आगे देखिए, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, या पानी क्यों आता है? क्या जैसे कोई गुलाब जामुन पास में आपके यहाँ पर रख दिए जाते हैं, या घर में पड़े हैं, आपको उसकी सुगंध आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कोई नहीं कहता है कि आपके मुंह में पानी आए, फिर भी पानी आ जाता है मुंह में। इमली रख दी जाए, इमली को देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, उपयुक्त प्रश्नों पर चर्चा करने से निष्कर्ष निकलता है कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है उसके प्रति किसी न किसी प्रकार से हमारा शरीर है वो क्या करता है? क्रिया करता है, और उद्दीपनों के प्रति इसको अनुक्रिया कहते हैं। क्या पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है? पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है दोस्तों। जैसे छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना। जैसे ही आप छुई मुई की पत्तियों को छुएंगे
तो उसकी पत्तियाँ एकाएक क्या है, सिकुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर छूना क्या है, स्पर्श जैसे ही क्या, स्पर्श आपका उद्दीपन के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा और छुई मुई की पत्तियाँ अचानक से ही क्या है, सिकुड़ जाएंगी। आगे देखिए, सरल सरल पॉइंट हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। आप जानते हैं कि सभी जंतु भोजन करते हैं। जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन होता है। ग्रहण किए गए भोजन का संपूर्ण मात्रा का शरीर में उपयोग नहीं होता है। भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। क्या पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं? जैसे दोस्तों, आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में पाचन की क्रिया होगी, डाइजेशन होगा आपका। डाइजेशन होने के बाद में कुछ कुछ भाग है भोजन का, वो तो आपके शरीर के जो अंग हैं उनकी अनेक प्रकार की क्रियाओं में काम में आ जाएगा, और कुछ है जो बच जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ है, यानी अपचित भाग है, जिसका पाचन नहीं हो पाया, उसको शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उत्सर्जन कहलाती है। क्या यह क्रिया पौधों में भी होती है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है पौधों द्वारा। तो देखते हैं, पौधों में कुछ हानिकारक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसका निष्कासन स्राव के रूप में होता है। कुछ पादपों में इन अपशिष्ट पदार्थों को विशेष भागों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे आपका गोंद है। तो आपने देखा होगा कई कई पौधे होते हैं, जैसे उनके उनके बाहर देखा होगा इस प्रकार का गोंद लगा रहता है, या तरल पदार्थ के रूप में कुछ स्रावित होता रहता है। तो वो सारा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो पौधों में भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो ये परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, आपका 7वां पॉइंट है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। प्रजनन, जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न होती हैं। कुछ जंतु अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अपने आसपास के उन जंतुओं की सूची बनाइए जिनमें अंडों द्वारा जनन होता है। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन कहते हैं मित्रों, मनुष्य हो, सजीव हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों, ये सारे अपने जैसी संतति या संतान को उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हुए भी आपने देखे होंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी सजीव अपने समान संतान पैदा करते हैं, और सजीवों की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे ये अंडे से देखो चूजा बना, चूजे से मुर्गी बनी, मुर्गी से मुर्गी फिर परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से लगातार क्रियाएं चलती रहती हैं। इसी में देखिए, बीज को भूमि में रोपित किया, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में एक पेड़ का निर्माण किया, फिर इसके बीज लगे, वो भूमि में वापस रोपित किए गए। ये क्रिया चलती रहती है। ये पौधा मर जाएगा फिर, और नए पौधे लगातार विकसित होते रहेंगे। तो इस कारण से प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व लगातार बना रहता है। आगे देखिए, इसमें सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। क्या सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है? क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं? क्या सभी सजीव मरते हैं? तो यही सत्य है कि सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि कर बढ़ते हैं, फिर मरते हैं। सभी सजीवों का जीवन काल या उम्र लगभग निश्चित होती है। जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है। मित्रों, ये सत्य घटना है या सत्य लक्षण है कि जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। अतः जीवन को खूबसूरती के साथ में जिएं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें पढ़ने वाले चैप्टर हैं मित्रों, ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। विषाणु देखो, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो ये कई बार पूछ लिया गया है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए विषाणु वहाँ पर। यानी सजीव के जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के जैसे लक्षण भी जिसमें पाए जाते हैं, वो क्या है आपका विषाणु। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं। ये सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वृद्धि आदि लक्षण प्रकट करने लगते हैं। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक भी हैं। किसमें? पादपों और जंतुओं दोनों में। देखिए, जब तक ये शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं तब तो ये निर्जीव होते हैं, और किसी जैसे जंतु या मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गए तो फिर ये सजीव बन जाते हैं। उसी की तरह जैसे सजीव के लक्षण होते हैं कि वृद्धि करना,
या अपने आकार में बढ़ोतरी करना, तो ये सभी क्रियाएं इनमें देखने को मिल जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे एक जीवनी दे रखी है जगदीश चंद्र बोस के बारे में, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इनमें से भी कई बार क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म देखिए 30 नवंबर 1858 को जन्मे आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बचपन गांव ररौली में बीता। ये नाम याद रखें, ररौली में बीता, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। वर्तमान में कहाँ है मित्रों, बांग्लादेश में। आचार्य बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और कैम्ब्रिज के कैमिल्टन कॉलेज से एमए किया। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। आचार्य बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे केस्पोग्राफ कहा गया। तो ये ध्यान में रखने लायक पॉइंट है इसमें कि पौधों की वृद्धि, जो धीमी वृद्धि होती है, को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जिसे क्या कहा गया, केस्कोग्राफ कहा गया। तो केस्कोग्राफ परिभाषा आ जाए कि पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए संवेदी यंत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा केस्कोग्राफ। उन्होंने पौधों की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जैसी बोस के कार्यों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और जनवरी 1898 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर है वो किसके द्वारा आविष्कृत था, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। आचार्य बोस ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगे पैदा कर सकता था, जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की थी। तो ये जीवनी है, ये याद रखें। इसमें से केस्कोग्राफ, इनका जन्म याद रखें, कहाँ पर हुआ था, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर वाला जनवरी 1898 में किसके द्वारा आविष्कृत था, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। अब देखते हैं मित्रों आगे, ये आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, ये देख लेते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीव में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, निश्चित जीवन काल। प्रजनन से सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। विषाणु को क्या है भी पढ़ा है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। विषाणु स्वतंत्र अवस्था में तो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव में प्रवेश करते ही इनमें सजीवों के समान लक्षण आ जाते हैं। अब देखते हैं मित्रों अभ्यास कार्य, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, विषाणु को, मेद को, गाय को या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, विषाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए श्वसन होगा, प्रजनन होगा, गति होगा या वृद्धि। तो राइट आंसर इसका मित्रों हो जाएगा प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया होना आवश्यक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका दे रखे हैं, ये 4 दे रखे हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, तो सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनुक्रिया। ये पढ़ा है चैप्टर में आपने। नेक्स्ट देखो, पादप अपना भोजन स्वयं की क्रिया द्वारा बनाते हैं। कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। जंतु श्वसन क्रिया में का उपयोग करते हैं एवं बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना का लक्षण है। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है मित्रों, तो ये जो खालिस्तान है इसका आंसर आप देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना क्या आंसर होगा इसका, यह आपके लिए होमवर्क है। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना किसका लक्षण है, तो कमेंट ज़रूर करना मित्रों क्या आंसर होगा इसका। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।